हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो? राम राम भी सभी को। और फिर से आपके लिए हाजिर हुए हैं एक वीडियो लेकर, जिसमें फ़िज़िक्स के मैक्सिमम क्वेश्चन हैं बच्चों, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा आए हुए हैं। तो जो बच्चा नया हो वो अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए, सरस्वती माता का आशीर्वाद, परम पिता परमात्मा का आशीर्वाद लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की हमारी इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, वास्तविक वस्तु हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। यानी आपकी रियल ऑब्जेक्ट है और उसका इरेक्ट क्या देगा, इमेज देगा, तो वो आपका मिरर कौन सा होगा? तो वो होता है बच्चों, एक तो होता है समतल, जो हमारे पास प्लेन मिरर होता है जो आपका सीधा प्रतिबिंब देता है, और दूसरा आपके पास कौन सा होता है, उत्तल। उत्तल को आप क्या कहते हैं, कन्वेक्स। इंग्लिश में भी बता देता हूँ, एक आपके पास प्लेन मिरर है और दूसरा आपके पास कौन सा मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर। ये दोनों आपके पास कैसा प्रतिबिंब देते हैं, सीधा प्रतिबिंब देते हैं। तो ऑप्शन कौन सा है अपने पास यहाँ पे, डी, समतल तथा उत्तल। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। वास्तविक का मतलब बच्चों सच्चाई की बात दुनिया को कैसी लगती है, उल्टी। तो आपका प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा। यानी उल्टी को हम कहते हैं, उल्टा को हम कहते हैं इन्वर्ट इमेज। तो आपके पास जो रियल होगी वो कैसी कैसी इमेज होगी, इन्वर्टेड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। यानी वस्तु से छोटा प्रतिबिंब कौन सा बनाता है? नंबर एक, उत्तल दर्पण भी बनाता है, नंबर दो आपका अवतल दर्पण भी बनाता है। तो ऑप्शन आपका फिट कौन सा बैठता है, डी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। तो देखो बच्चों, परावर्तन के नियम के अनुसार ये आने वाली लाइट है और ये अभिलंब है और ये क्या है, जाने वाली लाइट। तो दोनों का कोण क्या होता है, बराबर। आई बराबर क्या लिया जाता है, आर। यानी आपके पास आई की वैल्यू किसके बराबर रखी जाती है, आर। किस नियम में, प्रकाश के परावर्तन नियम में। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, सीधा, और कैसा बनता है, आभासी। यानी समतल दर्पण में जो भी ऑब्जेक्ट इसके सामने होगी वो इसमें कैसी दिखेगी, ऐसे दिखेगी, और वैसे होगा क्या, सीधा और आभासी, और लेटरल इमेज बनती है। क्लियर। क्या बनती है, लेटरल इमेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि आंख में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो प्रकाश में प्रवेश करने वाली जो प्रकाश की मात्रा है, यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कौन कंट्रोल करता है आइज में? तो वो कौन करती है, परितारिका करती है। क्लियर। चलिए, सूर्य और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखाई देना, गोल भाग दिखता है। तो गोल नहीं होता, वो गोल भाग दिखता है। सूर्य का गोल कैसा दिखता है? तो वो हमें कैसा दिखता है बच्चों, एक तरह से चपटा दिखता है। क्या दिखता है, चट्टा, चपटा। तो चपटे का मतलब हम ये नहीं कह सकते कि वो क्या, फ्लैटन शेप दिखती है उसकी। क्या दिखती है, फ्लैटेंड शेप। तो आपके पास अर्ली मॉर्निंग में जब सूर्यास्त होता है, सूर्योदय होता है, और इवनिंग में क्या होता है, सूर्यास्त, यानी सनराइज और सन सेट, दोनों के टाइम आपके पास वैसे हम बोलते हैं बच्चों चपटा, और होना चाहिए कैसे हमारे पास, अंडाकार। यानी वो कहता है, क्वेश्चन में देता है कि वो ओवल शेप बोलता है। क्या बोलता है, ओवल शेप। तो आपके पास होना तो चाहिए था चपटा, लेकिन चपटा नहीं देंगे हम, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओवल शेप लिखेंगे, अंडाकार। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आएगा, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण है। तो यानी दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा और आकार में वस्तु के बराबर है। तो पहली चीज़ तो सीधा है, दूसरा आकार में वस्तु के बराबर है। तो वो सिर्फ कौन सा दर्पण देता है, समतल देता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण के द्वारा जो बना प्रतिबिंब है वो नंबर एक तो क्या होता है, सीधा। क्या होता है, सीधा। और दूसरा क्या होता है, आभासी। आभासी है तो अपने पास वो क्या चीज़ है, काल्पनिक। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो कौन सी चीज़ नहीं की जाती बच्चों, मिट्टी, जल किया जाता है, कांच किया जाता है, और प्लास्टिक किया जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, उत्तल लेंस की क्षमता
होती है। तो उत्तल लेंस की शेप क्या होती है, ये होती है। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो ऑलवेज कैसी होती है, पॉजिटिव। तो पावर भी कैसी होगी उसकी, पॉजिटिव। उत्तल नाम दोनों में से कहीं आ जाए बच्चों, चाहे लेंस के लिए चाहे दर्पण के लिए, ऑलवेज उसकी पावर क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। क्लियर। चलिए, लेंस की समता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेंस की जो समता आती है बच्चों, उसको किससे डिनोट किया जाता है, पी। पी इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f। यानी जो पावर है वो रेसिप्रोकल होती है किसकी, फोकल लेंथ की, यानी व्युत्क्रम होती है फोकस दूरी की। तो उसकी इकाई क्या ली जाती है, डायोप्टर। और डायोप्टर को किससे डिनोट करते हैं, डी से। और ये भी याद रखना, उत्तल लेंस आ जाए तो उसके लिए हमेशा पॉजिटिव डी लेना है, अवतल वर्ड आ जाए तो हमेशा नेगेटिव डी लेना है। यानी उत्तल और अवतल दो शब्द याद रख लो। उत्तल शब्द आता है तो प्लस, और अवतल आता है तो क्या लेनी है, माइनस। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण क्या है। यानी जो पानी से भरी बाल्टी है आपकी, वो आपकी गहराई क्या दिखती है, कम, यानी तली उठी हुई नजर आती है। तली उसकी क्या आती है, उठी हुई नजर आती है। वो किसके कारण आती है, रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन, किसके कारण नजर आती है, प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है, अपवर्तन, जिसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है, यानी बेंडिंग ऑफ द रोड, बेंडिंग ऑफ द पेंसिल इन वाटर, तो वो भी किसके कारण होता है, अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन। यानी छड़ का मुड़ा हुआ दिखाई देना, पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, सब किसके खेल हैं, अपवर्तन के हैं, रिफ्रैक्शन के हैं। तो दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, अपार्चर। और इंग्लिश में अपार्चर कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं उसे, द्वारक। तो याद रखना, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है। जैसे ये दर्पण बनाया है और इसके अंदर जिस डायमीटर के अंदर आपका प्रकाश जाता है ये, तो इसे बोलते हैं हम अपार्चर। क्या बोलते हैं, अपार्चर। तो ये हमारे पास क्या होता है, द्वारक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। तो सोलर कुकर में हमारे पास कौन से दर्पण प्रयोग करते हैं, जो प्रकाश को इकट्ठा करते हैं, कौन करते हैं, आपके पास कनकेव मिरर। कौन से करते हैं, कनकेव मिरर, जिसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर कौन सा दर्पण प्रयोग करता है, अवतल दर्पण प्रयोग करता है। जैसे आपके पास नाक हो गया, कान हो गया, गला हो गया, और दूसरा दांत। एक चीज़ और याद रख लेना, डेंटिस्ट। तो डेंटिस्ट भी आपके पास कौन से दर्पण का प्रयोग करता है, अवतल। क्योंकि अवतल क्या होता है, आपका यूं चिमटी सी होती है ये छोटी सी, इसमें क्या करता है कि इसके अंदर जब वस्तु P और F के बीच रखी जाती है, कहाँ रखी जाती है, P और F के बीच, तो वो वस्तु क्या नजर आती है, बहुत बड़ी, और कैसी दिखती है, आभासी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है बच्चों, 2.42 होता है। और वैसे इसकी परास पूछे तो इतनी ली जाती है, 2.417 से 2.419 तक। तो ये हमारे पास परास होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है कौन सा दर्पण। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है हमारे पास, उत्तल दर्पण। यानी हमारे पास गाड़ियों में पीछे की वस्तु को देखने के लिए वो कौन सा प्रयोग करता है, उत्तल दर्पण। चलिए, टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है। तो टॉर्च से जो प्रकाश निकलता है वो किस प्रकार का निकलता है, ससंतृप्त सश्रित प्रकाश पुंज निकलता है। यानी एक तरह से यूं फैलाव वाला कॉनिकल शेप, क्या लगता है, इसे शंक्वाकार कहते हैं। यानी एक तरह से हम इसको क्या बोलेंगे, शंक्वाकार। यानी क्या बोलेंगे, शंक्वाकार प्रकाश। इसमें लिखने में थोड़ी सी गलती हुई है बच्चों, सश्रित प्रकाश पुंज लिख रखा है, इसे हम दूसरा नाम क्या देंगे, शंक्वाकार प्रकाश पुंज निकलता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, यानी एट द रेटिना ऑफ आई विच इमेज इज फॉर्म्ड। तो वो वास्तविक और सीधी होती है, वास्तविक और उल्टी होती है। कैसी होती है, तो याद रखना, वास्तविक और उल्टी होती है। मस्तिष्क के ऊपर जाकर दोबारा से क्या बनती है, सुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। तो नेत्र लेंस में जो अकोमोडेशन की प्रोसेस होती है वो हमारे पास किसके द्वारा होती है, यानी उस प्रक्रिया को कंट्रोल कौन करता है, उसे एडजस्ट कौन करता है। तो सीलियरी मसल करती है, सीलियरी पेशियों द्वारा होता है ये। चलिए नेक्स्ट। किसी नेत्र का निकट बिंदु कितना हो सकता है, यानी लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, LDD। तो लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर।
चलिए, आंख की पुतली किस प्रकार का कार्य करती है? तो आपके आंख की पुतली किस प्रकार का कार्य करती है? तो परिवर्तित द्वारक की भांति करती है। किसकी तरह करती है? परिवर्तित द्वारक की अपर्चर की तरह काम करती है। चलिए, आगे आता है सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है? यानी आपके पास लार्ज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन वो कितना होता है? अनंत। पास का होता है बच्चों 25 सेंटीमीटर और दूर का कितना लिया जाता है? अनंत। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? तो किसका होता है? रेड कलर का यूज होता है। रेड कलर का यूज क्यों होता है? क्योंकि इसकी वेवलेंथ क्या होती है? सबसे ज़्यादा। याद रखना कि लाल रंग की वेवलेंथ यानी जो तरंग दैर्घ्य है वो क्या होती है? सबसे ज़्यादा, जिसके कारण इसका परकिरणन यानी स्कैटरिंग सबसे क्या होती है? कम। तो लाल रंग की जो स्कैटरिंग होती है वो सबसे क्या होती है? कम होती है। पर किरणन जो होता है वो सबसे कम होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? किलोवाट घंटा मात्रक है। तो KWH ये हमारे घरों में लगे मीटरों में रीडिंग आती है बच्चों, जो किसको मापती है? बता देता हूँ, कार्य को मापती है। किसको मापती है? कार्य को। अब कार्य तो यहाँ दे नहीं रखा, आवेश दे रखा है, विभवांतर शक्ति और क्या दे रखी है? ऊर्जा। तो क्या आएगी हमारे पास? ऊर्जा का मात्रक होता है। यानी किलोवाट घंटा को हम लिखना चाहें तो किस में लिखेंगे? जूल में। और पूछा भी जाता है बच्चों कि 1 KWH में कितने जूल होते हैं? तो 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल होते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है किसका? टंगस्टन। और जिसका संकेत क्या होता है बच्चों? W। याद रखना कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है और जिसका संकेत क्या होता है? W होता है। क्लियर? चलिए, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? प्रतिरोधकता को हम इंग्लिश में कहते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का रिलेशन क्या होता है बच्चों? लिख देता हूँ, RA बाय में क्या लिखा जाता है? L। ये होता है बच्चों आपके पास रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी? R की होती है रेजिस्टेंस की ओहम, इसकी होती है मीटर स्क्वायर, नीचे होती है मीटर। तो आपका आंसर क्या बनेगा? फर्स्ट, यानी ओहम मीटर। यानी रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? ओहम मीटर। इसको इंग्लिश में भी ऐसे लिख सकते हैं आप, सिंबल आ सकता है बच्चों यूं, ओहम का और मीटर का। दूसरा इंग्लिश में लिख सकता है ओहम और मीटर। ये आपके पास यूनिट होती है रेजिस्टिविटी की, यानी प्रतिरोधकता की। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, यानी जो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है वो हमारे पास इसमें से क्या है? कि वो एमीटर है, गैल्वेनोमीटर है, जनित्र है या मीटर है। तो देखो बच्चों, हमारे पास विद्युत धारा को प्रोड्यूस करना है तो बनाना है, बनाने के लिए हमें मीटर वाली चीज़ें नहीं चाहिए। यानी मीटर वाली का अर्थ है कि जो मीटर वाली होती है वो तो मापन करती है। तो आपके पास सिर्फ क्या बचता है यहाँ? जनित्र। तो जनित्र का मतलब आपके पास क्या है? जनरेटर। अल्टरनेटिंग जनरेटर हो सकता है जिसे AC जनरेटर कहते हैं, AC डायनमो भी कहते हैं, जिससे आपके पास अल्टरनेटिंग करंट बनता है वो क्या है? AC डायनमो। एमीटर क्या करता है? विद्युत धारा को मापता है। गैल्वेनोमीटर क्या है? कि छोटे से करंट का पता लगाने के लिए, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कभी भी पूछ ले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं इसको हिंदी में। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का पता लगाने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं ज़्यादातर? गैल्वेनोमीटर का। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। अब पहली बात तो आपको ये याद रखनी है बच्चों कि निकट दृष्टि दोष में हम कौन सी वस्तु देख पाते हैं और कौन सी वस्तु नहीं देख पाते या देखने में कमी आती है। तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, पहली चीज़। अब निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को चश्मा हमें कौन सा पहनाना है? तो वो हम कौन सा पहनाएंगे? उसको अवतल लेंस पहनाएंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा कौन सा लेंस होता है? अब इसमें भी बताना है बच्चों आपको, जो आपके पास वो तो थी शॉर्ट साइटेडनेस और ये है आपके पास लॉन्ग साइटेडनेस। तो लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब होता है दीर्घ दृष्टि दोष। तो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, वो था मायोपिया, ये है हाइपरमेट्रोपिया। यानी लॉन्ग साइटेडनेस के अंदर आपके पास कौन सा लेंस यूज होता है? उत्तल लेंस यूज होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है?
कि जब प्रकाश बहुत तेज होता है तो पुतली अपने आप में सिकुड़ती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है तो आकार क्या होता है, घटता है। चलिए, दूरदृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकती है कि दूरदृष्टि हो तो दूर की वस्तुएं हमें नज़र आती है, पास की वस्तुएं नज़र नहीं आती। यानी जो दोष होता है ना वही वस्तु नज़र आती है, उसके अलावा दूसरी वस्तु नज़र नहीं आती। याद रखना कि जो दोष होगा, दूरदृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु नज़र आएगी, निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु नज़र आएगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता होता है उसे कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, पित्त बिंदु। यानी हमारे पास जो पित्त बिंदु नहीं बच्चों, अंध बिंदु। यानी क्या है कि हमारे पास डार्क पॉइंट है, यानी क्या लेना है, अंध बिंदु। अंध बिंदु वह बिंदु होता है जो प्रकाश के लिए बिल्कुल भी सुग्राही नहीं होता, डार्क पॉइंट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र में होता है, मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, इसका कहने का अर्थ ये है कि मानव नेत्र में हमारे पास लेंस कौन सा होता है बच्चों, उत्तल लेंस होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है। अब उदय और अस्त होते समय सूर्य कैसा दिखाई देता है बच्चों, लालिमा में दिखाई देता है। आंसर क्या बनता है आपका, लाल। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है। कहने का अर्थ है कि जब सूर्य दिखता है, सूर्य हमारे पास सूर्यास्त के समय, सूर्य हमारा किसके समय, सूर्यास्त के समय। नंबर 2, सूर्य हमारा सूर्योदय के समय। यानी सूर्य जो सन है एट सनसेट और सनराइज, आपके पास कितना देर तक दिखता है और कितना पहले दिखाई देता है। तो आभासी जो कंडीशन है वास्तविक सूर्यास्त के बीच और आभासी के बीच, वो कितनी होती है, 2 मिनट होती है। और उसके लिए 37 के साथ उसका कोण पूछ ले तो कितना लिखना है, आधा डिग्री। क्लियर। सुबह और सांझ दोनों में। तो अब इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है, यह आपके पास एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। आप बच्चों मुझे ये बताओगे, इंद्रधनुष जो परिघटना होती है उसके लिए कौन सी प्रकाशीय परिघटनाएं जिम्मेवार होती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफर करने पर आकाश रंग दिखाई देता है, कैसा दिखाई पड़ता है उनको, काला दिखाई पड़ता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, क्योंकि वायुमंडल नहीं है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह क्या कहलाता है। यानी किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है आंख के जिस हिस्से पर बनता है उसे हम क्या कहते हैं, तो वो हमारे पास क्या है, रेटिना। यानी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पड़ता है, आंख में, रेटिना पर पड़ता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, यानी व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी देखो, मैग्नेटिक चुंबक, चुंबक का अर्थ क्या है, ज़्यादातर चुंबक किससे बनती है, लोहा। और लोहे के तासड़े से क्या गेड़ा जाता है, गोबर। तो आपको याद रखना है टेस्ला। तो लोहे का क्या बनता है, तासड़ा, तासड़ा क्या है, टेस्ला। तो आपको याद रखना है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, टेस्ला, और जिसको डिनोट किससे किया जाता है, टी से। चलिए, डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो डायनमो कभी आ जाए तो उस धारा का नाम भी डी से, डै से शुरू होगा, उसका नाम क्या है, दिष्ट धारा, यानी डायरेक्ट करंट। तो डायनमो से कौन सी धारा मिलती है हमें, डायरेक्ट करंट प्राप्त होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग होता है। यानी व्यावसायिक मोटरों का मतलब है जो कार्यरत मोटरें होती है उनके अंदर हम किस प्रकार के चुंबक का प्रयोग करते हैं, तो उसमें विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। यानी व्यावसायिक मोटरों में इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है, कौन सी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। यानी लगातार उसी समय विद्युत गुजरने से उनमें चुंबक का गुण पैदा किया जाता है। क्लियर। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि मानव के वे 2 महत्वपूर्ण भाग कौन जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अति अनिवार्य है। तो एक तो बच्चों खास तौर पर आपका पल्स मेकिंग होता है जिसे हम पेस मेकिंग कहते हैं, और वो पेस मेकिंग कहाँ होती है, आपकी हार्ट में होती है। तो एक तो हृदय हो गया, और दूसरा
आपके पास एमआरआई करवाते हैं तो आपका मस्तिष्क जांचा जाता है उसमें साथ में, तो वो क्या है हमारे पास ब्रेन। तो हृदय और मस्तिष्क यानी हार्ट एंड ब्रेन दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना क्या होता है, कंपलसरी होता है। चलिए, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है, तो खास तौर पर किसका होता है, नरम लोहे का होता है, सॉफ्ट आयरन का यूज किया जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, तो वो था माइकल फैराडे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण को हम इंग्लिश में कहते हैं EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त किससे की जाती है, यूरेनियम। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, तो वो हमारे पास वैसे तो होती है बच्चों कार्य करने के लिए पेशीय ऊर्जा, और पेशीय ऊर्जा प्राप्त किससे होती है, रासायनिक ऊर्जा से। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है, तो ऊर्जा के लिए जो अनंत स्रोत का अर्थ है कि जो कभी ख़त्म न होने वाला, तो वो हमारे पास सिर्फ एक ही है बच्चों, क्या है, सूर्य। यानी सूर्य से ऊर्जा क्या है, हमें लगातार प्राप्त होती रहेगी। इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है, यानी रिन्यूएबल स्रोत है, यानी जिसे रिन्यू किया जा सकता है। नवीकरणीय का अर्थ है जिसे दोबारा तैयार किया जा सकता है। अनवीकरणीय का अर्थ होता है नॉन रिन्यूएबल। तो आपके पास इसमें से कौन सा रिन्यूएबल है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, सौर ऊर्जा। कोयला खत्म हो गया, नहीं बना सकते, फॉसिल फ्यूल है, ये भी फॉसिल फ्यूल है और ये भी क्या है, फॉसिल फ्यूल्स है। क्लियर। चलिए आगे आता है, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत है, तो पृथ्वी के ऊपर सबसे विशाल स्रोत क्या माना जा रहा है, सूर्य। क्या माना जाता है, सूर्य। चलिए, डेनमार्क को क्या कहा जाता है, तो डेनमार्क में क्या है, पवन चक्कियाँ बहुत चलती है, इसलिए उसको क्या नाम दिया जाता है, पवनों का देश, पंचक्कियों का देश। सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो यानी हमारे पास सौर सेल बनाने के लिए हम किस धातु का प्रयोग करते हैं। वैसे हम धातु नहीं लिखेंगे बच्चों, इसको तत्व लिखेंगे। क्या लिखेंगे, धातु नहीं लिखना है, इसको क्या लिखना है, तत्व। इसमें गलती है बच्चों थोड़ी, कि धातु का वर्ड नहीं प्रयोग करेंगे हम, तत्व लिखेंगे। वो क्या है हमारे पास है, सिलिकॉन। क्लियर। क्यों, क्योंकि ये धातु नहीं है, एक अर्धचालक का काम है, करता है। क्लियर। यानी उपधातु का रूप है। सौर सेल और सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं, तो जो सौर सेल है वो सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं, तो विद्युत ऊर्जा में। तो यानी सोलर सेल आपकी सौर ऊर्जा को किस में बदल देते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता। देखो, LPG होती है, बायोगैस होती है और कोयला, तो बची कौन हमारे पास है, CNG। तो CNG आपके पास वाहनों को चलाने के लिए, नंबर 1 थर्मल प्लांट विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए, दोनों जगह CNG का यूज होता है। याद रखना, CNG आपके पास कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, प्राकृतिक गैस है। क्या है, प्राकृतिक गैस। और CNG का सी का मतलब होता है कंप्रेस्ड, तो ये संपीड़ित प्राकृतिक गैस है। इसका प्रयोग किसके लिए होता है, वाहनों को चलाने के लिए, नंबर 1। और दूसरा मैंने आपको बताया था किसके लिए, थर्मल पावर प्लांट के लिए। किसके यूज होता है, थर्मल पावर प्लांट के लिए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से है, तो प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन सा हमारे पास, हरित लवक। अब हरित लवक क्या करता है, क्लोरोफिल क्या करता है, सूर्य की जो ऊर्जा होती है, सूर्य प्रकाश की सौर ऊर्जा, तो उसको किस में बदल देता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे। क्लियर। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करना, लाइक और शेयर करना ना भूलें।